इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा वो क्या है? फोर्स है ना। तो फोर्स कुछ खास नहीं, क्या कहोगे बेटा? डेली पुश एंड पुल, पुश एंड पुल इन आवर डेली लाइफ, है ना बेटा। हमारे आम जीवन में जो खींचना है, धकेलना है बच्चा, वही फोर्स है ना बच्चा। बात समझा? तो किसी फोर्स की मदद से तुम क्या करना चाहते हो? किसी को खींचना चाहते हो, किसी को धकेलना चाहते हो, किसी को बेंड करना चाहते हो, किसी को मरोड़ना चाहते हो, बोलो बेटा, है ना। तो फोर्स से क्या होता है? पुल, पुश एंड डिफॉर्मेशन, है ना बच्चा। इन्हीं चीजों के लिए हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बेटा पुश एंड पुल मेनली बात करेंगे, डिफॉर्मेशन की बात अलग से होगी, वो चैप्टर इलास्टिसिटी में होगा बच्चा। अभी हम लोग डिफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, जनरल पुश एंड पुल, है ना। जैसे कि मैं इस बोर्ड को बेटा यूं धकेलूं, ये भी एक फोर्स है बच्चा। ये बोर्ड को अगर धकेलें, ये भी हमारा एक फोर्स है ना। लेकिन सोचो, क्या हमारे धकेलने से बोर्ड आगे पीछे मूव किया बेटा? नहीं मूव किया ना। बोर्ड तो मूव नहीं किया बेटा। इसका क्या मतलब हुआ? सोचो कि हमारा फोर्स लगाया, बिल्कुल सही बात है ना बच्चा। लेकिन ये बॉडी का मूव करना ना करना, ये तो रिजल्ट है ना बेटा। हमने फोर्स लगाया, फोर्स क्या है बेटा? अटेम्प्ट, है ना बेटा। फोर्स क्या है? जस्ट एन अटेम्प्ट है बेटा। फोर्स इज जस्ट एन अटेम्प्ट ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग, है ना बेटा। अब ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा बच्चा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसा है ना बेटा। ये रिजल्टेंट फोर्स कैसा है बेटा, समझे बात को, है ना। तो देखो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है ना बेटा। तो समझो, एक ही बॉडी है बेटा, एक साथ बहुत सारे फोर्सेस भी लग सकते हैं। सोचो तो, क्या एक बॉडी को 4 लोग मिल करके खींच सकते हैं ना बच्चा? एक बॉडी को 4 लोग मिलकर धकेल सकते हैं ना। जैसे मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, तो जैसे मैंने फोर्स लगाया बेटा, इस दीवार का कांटेक्ट ऊपर छत से भी है, इस दीवार से भी है बच्चा, इस दीवार से भी है ना। इसका मतलब जब मैंने फोर्स लगाया तो और भी इसके ऊपर फोर्स काम किए बच्चा, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? तो कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है बेटा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना बेटा। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियस, है ना बेटा। बॉडी पे एक साथ जितने सारे फोर्स लग रहे हैं बेटा, इन सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चा। अब देखो, ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, यूजुअली इसको मैं लिखूंगा सिग्मा एफ वेक्टर से, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये हमारा सिंपल एफ है, ये एफ है, और ये क्या है? सिग्मा एफ वेक्टर, ठीक है बच्चा। तो अब देखो, हो सकता है बेटा कि अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे निकालो, है ना बच्चा, तो दो बातें हो सकती है बेटा। हो सकता है कि इन सब का रिजल्टेंट 0 हो जाए बेटा, और ये भी हो सकता है कि इनका रिजल्टेंट 0 ना हो, है ना बच्चा। रिजल्टेंट 0 हो भी सकता है, रिजल्टेंट 0 नहीं भी हो सकता है ना बच्चा। अगर रिजल्टेंट 0 हो गया बच्चा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे बेटा इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। और इसका मतलब क्या है? तो ये सिंपल सिंपल कर दो बेटा, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, समझा बच्चा। तो अब बताओ कोई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रेस्ट में होना होता है बच्चा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रेस्ट में होना होता है? नहीं ना बच्चा, नहीं ना। देखो, इक्विलिब्रियम में क्या है? इक्वल मतलब एक जैसा, ब्रियम मतलब पोजीशन, मतलब अवस्था, उसकी अवस्था वैसे की वैसे ही रह जाए, है ना बच्चा। इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं बेटा साम्य अवस्था।
साम्य अवस्था का मतलब क्या है? समान अवस्था। जिस अवस्था में है बच्चा उसी अवस्था में रहेगा, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है बच्चा, है ना। और इसका मतलब क्या है कि साम्य अवस्था में, समान अवस्था में, सेम स्टेट ऑफ मोशन में नहीं रहेगा, है ना बेटा। इसका मतलब उसके मोशन के तरीके में बदलाव होगा। इसमें क्या हो बेटा? उसके मोशन के तरीके में बदलाव नहीं होगा, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, मोशन के तरीके में बदलाव हो या ना हो, आखिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर ना बच्चा, है ना। हमने क्या किया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाए क्या किया? कोशिश करी। कोशिश करना हमारा कामयाब होगा या नहीं होगा, इसका फैसला हमारी कोशिश से नहीं होगा, इसका फैसला किससे होगा? और उस परिस्थिति में और कौन कौन उसके ऊपर कोशिश कर रहा है ना बच्चा। अब देखो, ये हुआ रिजल्टेंट फोर्स, ये हुआ बेटा सिंपल फोर्स, है ना। अब देखो, इस इक्विलिब्रियम को भी बेटा, ये इक्विलिब्रियम को भी, जिसमें क्या था बोलो? रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 था बच्चा, है ना। इस इक्विलिब्रियम को बेटा, है ना, हम क्या बोलेंगे? दो कंडीशन, दो कंडीशन, है ना बेटा। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। स्टैटिक में क्या होगा? तो कहेंगे रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब बच्चा, जो बॉडी पहले रेस्ट में था बेटा, वो रेस्ट में ही रह गया, वो क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। और डायनामिक क्या है बेटा? तो क्या कहोगे? यूनिफॉर्म मोशन, है ना बच्चा। मोशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो, एक समान मोशन हो, है ना बेटा, वो क्या है? डायनेमिक है। समझा? रेस्ट वाला बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगा, मूव करने वाला बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। बात समझ गए बच्चा? ठीक है, नोट कर लो इसको। बिल्कुल सही बात वैष्णव, बिल्कुल सही लिखी हो। हो गया बच्चा? अभिरेज कर रहा हूं, लिख लियो तो अच्छी बात, नहीं लिखे बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा, तो हमने कहा कि बॉडी पे बेटा एक साथ बहुत सारे फोर्सेस भी लग सकते हैं, है ना बच्चा। तो देखो बच्चा, अब मैं बात करूं न्यूटन्स के लॉ की, है ना बेटा, न्यूटन्स लॉज। तो देखो बच्चा, फोर्सेस दुनिया में बहुत तरह के हैं, है ना बेटा। चार्ज के बीच क्या फोर्स है ना, मासेस के बीच क्या फोर्स है, किसी स्ट्रिंग का टेंशन है बेटा, कोई सरफेस पे प्रेशर है, दबाव है ना बच्चा, है ना। तो फोर्सेस तो दुनिया में बेटा बहुत सारे हैं, है ना।
ठीक है। लेकिन फोर्सेस चाहे जितने सारे भी हों, जिस तरह के भी हों, न्यूटन ने सारे तरह के फोर्सेस के बारे में कुछ कॉमन बातें कही, है ना बच्चा। क्या कहा देखो, सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, क्या कहा बेटा इसने कि इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, है ना बेटा, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, है ना बेटा। क्या कहा उसने, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन रिमेन अनचेंज्ड, है ना बेटा। क्या कहा कि अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो बच्चा, तो उसके मोशन की जो स्थिति होगी बच्चा, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, उसके मोशन के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है बेटा। न्यूटन के इसी फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, है ना बेटा। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा। इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना बच्चा। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझ ही गया तुम, है ना। और इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। अब इनर्शिया एक नया टर्म आया, चलो इनर्शिया के बारे में बात करें। तो देख बेटा, हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कैसे कहो, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, इनर्शिया क्या है बेटा, एक गुण है ना, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ मास, समझा बेटा। इनर्शिया जो होता है ना बच्चा, ये क्या है, मास के साथ जुड़ा हुआ एक गुण है बेटा, है ना। इनर्शिया जो है बेटा, मास के साथ जुड़ा हुआ एक गुण है, ठीक है। विच विच डू नॉट अलाउ, विच डू नॉट अलाउ, ऐसे कहो विच रेजिस्ट, विच रेजिस्ट एनी चेंज, विच रेजिस्ट एनी चेंज, किसमें, इन स्टेट ऑफ, इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना बेटा, इन स्टेट ऑफ मोशन, विदाउट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं अलाउ करेगा, समझ गया बच्चा। ठीक है। इनर्शिया क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है मतलब गुण है, गुण मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी हुई तो क्या होती बेटा, तुम इसको मेजर कर पाते, ज्यादा बोल पाते, कम बोल पाते, है ना बच्चा, है ना। इनर्शिया कम ज्यादा नहीं होता बेटा, इनर्शिया होता है या नहीं होता है ना। किसी बॉडी में इनर्शिया है तो जवाब यस या नो में होगा, लेकिन ये कभी नहीं कहोगे इसमें ज्यादा इनर्शिया इसमें कम इनर्शिया, नहीं बोलेंगे बच्चा, समझा बात को। क्योंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को नापा तौला नहीं जा सकता, ठीक है बच्चा, है ना। और किस में होता है, तो एसोसिएटेड विथ मास, सिर्फ मास वाले में होता है, जिसमें मास नहीं होता है उसमें इनर्शिया भी नहीं होगा, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि हालांकि देखो बेटा प्रैक्टिकली कोई मास, बिना मास वाला बॉडी तो होता नहीं बच्चा, हर बॉडी में कुछ ना कुछ मास है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि अगर किसी बॉडी में मास ना हो, है ना बेटा, तो क्या लिखोगे, लिखोगे मासलेस बॉडीज, massless bodies do not have inertia, है ना बेटा। जिस बॉडी में मास ना हो बेटा
उसमें इनर्सिया नहीं होता है ना बच्चा, विच रेजिस्ट विरोध करता है। देखो बच्चा, मासलेस बॉडीज डू नॉट हैव इनर्सिया, उसमें इनर्सिया नहीं होता है ना बेटा। जिसमें इनर्सिया नहीं है इसका मतलब उसमें स्थिति को ना चेंज करने की, ना बदलने की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चा, है ना बेटा। इसका मतलब वो बिना फोर्स के भी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेगा, दे दे डू नॉट नीड, दे डू नॉट नीड एनी फोर्स, ठीक है, इन एनी केस, है ना बच्चा। उसके ऊपर कभी फोर्स की जरूरत नहीं है, बिना फोर्स के ही वो सारा काम कर सकता है, समझा बच्चा। तो क्या कहोगे, इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। ध्यान रहेगा बच्चा, जिस बॉडी में मास ना हो, जिस बॉडी में मास ना हो उसमें इनर्सिया नहीं है, उसको कुछ भी करने के लिए, है ना बेटा, फोर्स की जरूरत नहीं है ना बच्चा। ध्यान रहे, जो बॉडी में मास ना हो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उस पे 0 ही करोगे, ठीक है बच्चा, नोट कर ले। वैष्णव भी गलत सोच रहे हो बच्चा तुम, लक्ष्य को ऑडियो बहुत स्लो लग रहा है, नीचे की लाइन नहीं दिख रही है, 1 मिनट। अब देखिए, resist any change in state of मासलेस बॉडी का एग्जांपल मैंने कहा ना बेटा, मासलेस बॉडी होता नहीं प्रैक्टिकली, है ना। अभी भी कम दिख रहा है, ठीक है, बोलता हूं, लिखो फिर, विथ मास विच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ। अनिकेत को भी लग रहा है ऑडियो लो। अच्छा चलो बैटरी चेंज करता हूं, देखते हैं कुछ इंप्रूव होता है कि नहीं इससे। हालांकि मोहित तो बोल रहा है सही है। देख बेटा, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है बेटा, मासलेस नहीं बोलेंगे हमेशा। जब फोटोन रेस्ट में होता है ना बच्चा, तब उसका मास 0 होता है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ऑडियो सही। लाइट, लाइट लो है बेटा, लाइट लो है तो लाइट तो इंप्रूव करने का ऑप्शन नहीं है बच्चा। बोलो बेटा, अब आवाज सही हुआ, पहले से इंप्रूव किया क्या आवाज। यस इंप्रूव हुआ है, ओके।
इन बीटा डीके सर न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर मासलेस, तो सर उनमें इनर्शिया नहीं होता। देखो बच्चा, लाइट के पार्टिकल्स जो भी होते हैं, लाइट के जैसे पार्टिकल जो भी होते हैं बेटा, उसमें रेस्ट मास जीरो होता है ना। जब वो रेस्ट में होते हैं तब उनका मास जीरो होता है बच्चा, है ना। लेकिन जब वो मूव कर रहे होते हैं, जब वो गति कर रहे होते हैं, तो उनमें मास होता है बच्चा, है ना। अब चलो आगे बढ़े। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ की बात हो गई। हाँ बेटा मयंक, ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया। अब देखो बेटा, सेकेंड लॉ की बात करें, न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ बेटा, मोहित पूछ रहा है क्या मासलेस विजिबल होते हैं। देख बेटा, हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा ना, वो कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। मासलेस बॉडी तो प्रैक्टिकली नहीं होता बच्चा। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं एक मास है बेटा 10 किलोग्राम और एक मास है बेटा 1 ग्राम, तो क्या कहोगे? इसके सामने इसका मास बहुत छोटा है, इसका मतलब इसके सामने ये मास अप्रोक्सीमेटली जीरो है ना बच्चा, है ना। तो हमें मासलेस बॉडी तो नहीं होता है बेटा, लेकिन जब मास कंपेरेबल का होगा, कंपेयर करेंगे, तो उस समय होगा बच्चा। दीपक कुमार, रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ाया। हाँ बेटा नहीं पढ़ाया अभी रिजॉल्विंग पावर, हालांकि हटा दिया है सिलेबस में, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। वेव ऑप्टिक्स से पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, अभी नहीं। देख बेटा सेकेंड लॉ, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर का संबंध बेटा डिफ्रैक्शन से है, और हालांकि डिफ्रैक्शन भी हटा दिया है ना, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा डिफ्रैक्शन में तुमको। लेकिन वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तभी समझ पाओगे, अभी मत ध्यान दो उसके ऊपर। अभी जो बेटा सेकेंड लॉ में आते हैं, ठीक है बच्चा। तो देख बेटा, अरे बेटा क्या पूछ रही है? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों कहलाता है? बेटा इक्विलिब्रियम भी तो था ना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। और न्यूटन का पहला लॉ भी है रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो, है ना। अब चलो देखो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या है बच्चा? तो कहेंगे सेकेंड लॉ कहता है कि इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना बेटा। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो, है ना बेटा, देन 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 पी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा ये? मोमेंटम। क्या कहलाता है ये? मोमेंटम, है ना बेटा। चेंजेस विथ टाइम, समझा बेटा। अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो बच्चा, है ना, तो उसका मोमेंटम जो है बदलना शुरू कर देगा, फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, है ना। एंड क्या होगा? तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। समझा? न्यूटन ने यही कहा। क्या कहा? कि अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो बच्चा, है ना, तो उसका मोमेंटम समय के साथ बदलना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो उसके बदलने का रेट होगा और रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, है ना बच्चा। इसका मतलब सिग्मा एफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, है ना बेटा। ये क्या होगा? डीपी वेक्टर अपॉन डीटी के प्रोपोर्शनल होगा, है ना बेटा। इसका मतलब अगर इक्वल टू करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा बच्चा, है ना। एक्सपेरिमेंटली वो कांस्टेंट 1 पाया गया, है ना बच्चा। तो सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। ठीक है बच्चा, तो क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू क्या है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी, सो इक्वल टू d by dt of m
बी वेक्टर, है ना बच्चा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कैसे लिखोगे? लिखोगे बेटा सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू dm बाई dt इंटू वी वेक्टर प्लस m इंटू dv वेक्टर बाई dt, है ना बेटा, m इंटू dv वेक्टर बाई dt। ये हुआ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक बेटा। अगर मैं बोलूं इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा, अगर क्या हो, मास कांस्टेंट हो, तो dm बाई टी जीरो हो जाएगा बच्चा। dm बाई टी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा f वेक्टर इज इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt। इसका मतलब बेटा सिग्मा f वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए। समझे ना बेटा। इससे क्या सीखा हम लोगों ने कि F इक्वल टू एम ए हमें हमेशा इस्तेमाल नहीं करना है बच्चा। ये तभी इस्तेमाल करना है जब क्या हो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो और मास कांस्टेंट हो। लिखो बोलो वैष्णवी। सर सर मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे, सर अगर जो मास है सर वो वेरिएबल हो जाए तो क्या वो हाँ जो रॉकेट प्रोपल्जन जब केस होता है वो वही वाला केस आ जाएगा इसमें? हाँ बिल्कुल सही। तो और फिर सर F एक, इक्वल टू एम ए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर तो उस सर हेलो कंडीशन है सर, बेटा F बराबर एम ए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके सर। तो मास तो कांस्टेंट ही होता है बॉडी का, ऐसे थोड़ी है बेटा, मास वेरिएबल भी होता है ना। हाँ हो सकता है एक बच्चा वेरिएबल। अब अभय लिखा है, अभय लिखा है कि मास हमेशा कांस्टेंट ही होता है, नहीं बेटा। जिससे वैष्णवी ने भी एग्जांपल दिया रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का, उसे मास वेरिएबल होता है। सेकेंड लॉज का एग्जांपल क्या हो सकता है? इनफाइनाइट, बहुत सारे एग्जांपल है, पूरी दुनिया चल रही है बेटा सेकेंड लॉ पे ही। स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करें बेटा तो भी न्यूटन के नियम इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बनतर यह है कि मास वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। बेटा मास का वेरिएबल होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा, मास का भी वेरिएबल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम का फंक्शन होना। हाँ बेटा जेई मेन एडवांस सिलेबस कम हुआ है, जेई मेन का कम हुआ है सिलेबस थोड़ा सा, हालांकि सीबीएसई का कम किया है तो भी कम किया, लेकिन कंफर्म नहीं किया है। चलो आगे देखो बेटा। अब देखो बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ किसके बारे में है? तो कहेंगे बेटा थर्ड लॉ हमारा किसके बारे में है? तो कहोगे बेटा ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, है ना बेटा। ये किसके बारे में है? दो बॉडीज, बॉडीज का एक जोड़ा, उस जोड़े में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। बेटा आपस में इंटरेक्शन हो रहा है कैसे? तो बाई अप्लाइंग फोर्सेस, है ना बेटा, इंटरैक्टिंग बॉडीज बाई अप्लाइंग फोर्सेस। ठीक है बेटा, बात समझा? तो क्या कहेंगे? फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड
by first body, by first body on second body, and by second body on first body, है ना बेटा। सेकेंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी पे लगाया गया, आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना बेटा। इसे क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना बेटा। इसमें से एक एक्शन और एक रिएक्शन। जैसे कि मान लो अगर ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज बच्चा और दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा, तो ये दोनों फोर्सेज जो है बेटा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ये फोर्स लगाएगा बेटा इसके ऊपर और ये फोर्स लगाएगा बेटा इसके ऊपर, है ना। इन दोनों में से किसी एक को एक्शन बोलो तो दूसरा रिएक्शन बोलोगे। ये क्या है, तो ये है बेटा एक्शन फोर्स, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स। समझे ना बेटा, ध्यान रहे, एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडीज पे होता है बेटा, सेम बॉडी पे नहीं होता, है ना। एक के द्वारा दूसरे पे लगाया गया फोर्स, देखो इसको भी तुम रिएक्शन कर सकते हो, इसको भी एक्शन कर सकते हो, है ना। ठीक है, लॉ क्या है, लॉ हमारा यह है बेटा कि फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction force, है ना बेटा। हर एक्शन फोर्स का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, है ना बेटा। अगर तुम कहते हो एफ ए ने बी पे फोर्स लगाया, है ना बेटा, और लिखूं मैं एफ बी ने है ए पे फोर्स लगाया, है ना बेटा, तो ये किस पे फोर्स हुआ, तो ऑन बी। यहां फोर्स किस पे है, तो ऑन बी। यहां फोर्स किस पे है, तो ऑन ए, है ना बेटा। इन दोनों में अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और अगर ये एक्शन है तो वो रिएक्शन है बच्चा, है ना। क्योंकि ये दोनों क्या होगा, हमेशा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। यही हमारा है बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ गए ना बच्चा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन का जो जोड़ा होगा बच्चा, है ना, उस जोड़े में क्या होगा हमेशा, तो कहेगा एक्टिंग साइमल्टेनियसली, है ना बेटा। हमेशा क्या होगा, एक साथ काम करेगा, समय का आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बच्चा, ठीक है। सेम नेचर का होगा बच्चा, है ना। हमेशा उसका नेचर सेम होगा, एक ही प्रकृति का होगा। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है बच्चा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा, ठीक है। और एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना बेटा। नहीं दिख रहा, जस्ट ए मिनट।
ठीक है बच्चा, क्या कहोगे? एक साथ बराबर मैग्नीट्यूड का, सेम नेचर का, डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा, और अलग अलग बॉडीज पे काम करेगा, सेम बॉडी पे नहीं होगा। कौन तो इतना सा नंबर क्या लिख दिया रे? 4584822175 बेटी क्या लिखा भाई? गलती से एफ हो गया। गैलेक्सी M30 बेटा, रॉकेट प्रपोजन सिस्टम छोड़ करके ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चा। जैसे कि मान लो कहूँ एक ट्रक है बेटा, ट्रक नहीं, मान लो वाटर टैंक। वाटर टैंकर में रोड पे चलता जा रहा है बच्चा, और पीछे का नल खुला है, तो पीछे से पानी गिरता जा रहा है, टैंकर आते जा रहा है बेटा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एन होगा। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम नेचर मीन्स मतलब बेटा सेम प्रकृति का। ग्रेविटेशनल फोर्स एक का नेचर है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा बेटा अगर ये दोनों एक ही बॉडी पे आता तो, लेकिन अलग बॉडी पे आ रहा है ना, इसलिए रिजल्टेंट जीरो नहीं बोल सकते। हो गया बच्चा? अब देखिए बेटा आगे, अब देखा जाए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो बेटा ये और बात है कि हम बिल्कुल समझते हैं कि पूरी दुनिया जो हम ऑब्जर्व करते हैं ज्यादातर न्यूटन के नियम से ही चल रही है बच्चा, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका बता रहा हूं मैं बेटा। तो देखो बेटा, सबसे पहले बताया मैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। हालांकि आई गेस कि तुम सबको ये आता होगा, फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए मैं एक बार खुद से ही कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी में, ठीक है बच्चा। तो देखो, पहले लॉ में हम सब लोग जानते हैं बेटा कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो है ना बच्चा। हम सब लोग जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स जीरो है ना बच्चा। तो देखो, तो एग्जाम्पल में अगर मैं लूं, पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है बेटा, कि कोई बॉडी है, इस बॉडी पे ऐसे लग रहा है एफ, ऐसे लग रहा है 20, और ऐसे लग रहा है बेटा 50 न्यूटन, है ना। तो अभी देखो ध्यान से, है ना बेटा, ये बॉडी हमारा मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में है बच्चा, है ना। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बेटा, है ना। और अभी तुमको दिख रहा होगा कि सारे फोर्सेस बेटा एक ही लाइन पर हैं, है ना। सारे फोर्सेस अगर एक ही लाइन पे हैं बच्चा, इसका मतलब डायरेक्शन में हमें आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं, है ना बच्चा। हम सिर्फ प्लस माइनस से काम चला लेंगे, है ना। तो इसको मान लिया मैंने पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव, है ना। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बच्चा, तो क्या कर देगा, एफ प्लस 20 माइनस 50 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ इक्वल टू 30 न्यूटन, है ना बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बच्चा, है ना। अब देखो दूसरा सवाल, मान लो बेटा दूसरा एग्जाम्पल ये है, फिर से एक बॉडी, इस बॉडी पे ऐसे लग रहा है बेटा फोर्स 100 न्यूटन,
ऐसे लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन, है ना बेटा, और ऐसे लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन। ये एंगल है बेटा 53 डिग्री, ठीक है बेटा। और ऐसे लग रहा है P, और ऐसे लग रहा है Q, है ना। चलो तो चेंज करते हैं, इसको चेंज करता हूं, ऐसे लिखता हूं इसको। ये भी हमारा बेटा 100, और ये एंगल हमारा 37, ठीक है बच्चा। ये भी हमारा इक्विलिब्रियम है, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम बेटा, है ना। तो सबसे पहले देखो, पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में देखो बच्चा, बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन यहां देखो सारे फोर्सेस एक्स एक्सिस के या तो पैरेलल थे या एंटी पैरेलल थे बच्चा, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बच्चा, अभी हमारा क्या है, फोर्स हमारा एक्स और वाई दोनों में है। तो सबसे पहले काम करो क्या कि एक्स वाई एक्सिस मान लो, है ना बच्चा, एक्स एक्स मान लो। चलो मैंने मान लिया ऐसे एक्स, और मान लिया बेटा ऐसे वाई, है ना। लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं है कि तुम भी ऐसे एक्स वाई मानो, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे मानो, ठीक है। समझे बच्चा, तुम्हारे एक्स वाई मानने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ध्यान रखना कि एंगल एक्स वाई में 90 डिग्री हो, है ना बेटा। तो अभी देखो बेटा, अभी के स्थिति में हमारा जो फोर्सेस है बच्चा, इन फोर्सेस के लिए पी और क्यू को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, 100 को भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, है ना बच्चा। क्योंकि देखो ये y में है, x में है, y में है, इन दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना बच्चा। रिजॉल्व करने का तरीका देखो सब लोग, ये अगर फोर्स है बेटा, ये एंगल 53 डिग्री है, तो जहां पे एंगल टच करता है ना बच्चा, जहां पे एंगल टच करता है ना, वहां हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस का कंपोनेंट, है ना बेटा। और जहां टच नहीं करता है बच्चा, वहां लिखते हैं साइन कंपोनेंट, ठीक है बेटा, है ना। यहां देखो एंगल यहां टच कर रहा है, तो जिस जगह पे एंगल टच करेगा बेटा, वहां हम लिखेंगे कॉस, और जहां टच नहीं किया वहां लिखेंगे साइन। समझे ना बेटा। अब हम कहेंगे सबकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 60, है ना बच्चा। इसका वैल्यू आएगा बेटा 40, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 80, और इसकी वैल्यू आएगी 30, है ना। तो बेटा ये हम सब लोग जानते हैं कि फोर्स वेक्टर है ना। अगर फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन भी है। तो अगर फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है बच्चा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स एक्स में भी जीरो है, और रिजल्टेंट फोर्स वाई में भी जीरो है, एक्स में भी और वाई में भी, है ना बच्चा। अब एक्स की बात करूं तो एक्स में क्या कर दोगे, ये P प्लस 40, ये उल्टा है बेटा, -80 इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है बच्चा। Y में 0, तो Q के बाद -30 -60 इक्वल टू 0, इसका मतलब Q बेटा 90 न्यूटन, ठीक है, नोट कर लो।
हाँ बेटा देख लिया मैंने, देख लिया मैंने बच्चा, 100 छूट गया था मेरा यहाँ पे, ये छूट गया है, तो यहाँ भी होगा -100 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 190। सर्कुलर मोशन एक ऑब्जेक्ट से मत सोच बेटा, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो उस समय की बात करना है ना बेटा, ठीक है। कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले ये जरूर सोचना है ना बच्चा, कि न्यूटन जो है, न्यूटन जो था वो हमसे, तुमसे, हम तुम जैसे आम आदमी के मुकाबले में ज्यादा समझदार था, ज्यादा इंटेलिजेंट था, है ना बच्चा। तो उसको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करना है बच्चा हमको, है ना, ठीक है। अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि न्यूटन के लॉ यहाँ अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, है ना बच्चा, तो और ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत है, ठीक है बच्चा। न्यूटन का लॉ गलत कभी नहीं है, एटलीस्ट हमें जो पढ़ना है सिलेबस में उसके लिए न्यूटन के नियम कहीं गलत नहीं है। शिवम, हाँ बेटा अप्लीकेबल है, हमें जहां तक पढ़ना है बेटा वैष्णवी भी वहां तक फेल नहीं होंगे न्यूटन के लॉ। हम जो पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स वो न्यूटन की लॉ की मदद से ही पढ़ेंगे। ओके बच्चा, अब निकालो, होमवर्क करेंगे डिस्कस। अब बेटा होमवर्क डिस्कस करेंगे, निकालो होमवर्क। एक्सरसाइज 1 निकालो बच्चा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। सर मेरा रजो सर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा। बेटा किसी के पास अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पीडीएफ अगर है बेटा तो भेज दो यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल मेथड समझा दीजिए, मुझे नहीं आता। अरे बच्चा वो तो अभी नहीं कर पाऊंगा बेटा, तू नेट से हेल्प लेना, एक बार यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले ले, यूट्यूब वगैरह से ट्रिग्नोमेट्री एंगल कैलकुलेशन हेल्प ले ले बच्चा। सेक्शन एच में पूछना है किसी को पार्ट 1 में, सेक्शन आई पार्ट 1, लिबावनी को I3 पूछना है, ठीक। हाँ बेटा अपलोड तो हो रहे हैं वीडियो, कोई सॉफ्टवेयर का इशू है जो सॉल्व कर रहे हैं लोग अभी। मेरी कल बात हुई थी निशान जी से, एंड इस सेट की कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है जो ठीक किया जा रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में उसको। देखो बच्चा आगे, वेबसाइट का प्रॉब्लम है बच्चा वो। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर I3, क्वेश्चन नंबर I3 में कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर I3 कहता है बेटा देखो, A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 सेंटीमीटर, है ना बच्चा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, और कहता है बेटा आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ बेटा
6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज के बीच की दूरी है बेटा 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, है ना बेटा। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए, यू नोट की वैल्यू क्या होगी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट पहला लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, है ना बेटा। पहले वाले में कहता है कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज मिलने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, है ना बेटा। दूसरा कहता है इन्फिनिटी। फिर कहता है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस, हर केस में मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी है। तो देखो बच्चा, हर बार मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था बोलो, वीओ बाई यूओ इंटू डी बाई यूई, है ना बेटा। ये था मैग्निफिकेशन का हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चा। अब देखो पहला सवाल में देख बेटा, ये हुआ ऑब्जेक्टिव, ये हुआ बेटा हमारा आई पीस, है ना। हमसे कहा गया कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इस ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बेटा। तो इसको मान लिया मैंने यहां पे रखा, इसने इमेज बनाया मान ले बेटा यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, यू आई पीस है, ये हो जाएगा बेटा हमारा यू आई पीस। और इसका इमेज कहाँ बनता है पता है तुमको ना, इसका इमेज बेटा फाइनल इमेज ऐसे ना बनता था बेटा, बोल। इसका फाइनल इमेज ऐसे ना बनता था बच्चा, बोलो है कि नहीं, ऐसे बनता था ना हमेशा। तो अगर हम पहले पाथ की बात करें बेटा, तो रे देखो ऐसे जाएगी बेटा, है ना। तो अगर हम बात करें फॉर आई पीस, तो आई पीस के लिए बेटा यू कितना हो गया, यू ये है बेटा, और इसका भी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में भी आई पीस की वैल्यू कितनी है बेटा, भी आई पीस की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। और यू आई पीस हमको चाहिए, तो कैसे कहोगे, कैसे कहोगे बेटा, कहोगे 1 बाई वी आई पीस -1 बाई यू आई पीस इक्वल टू 1 बाई एफ आई पीस। इसका मतलब बेटा 1 बाई 25 -1 बाई माइनस यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई 6.25, है ना बच्चा। अब इसको देखो बेटा, इसको उधर भेज दो, तो हो गया 1 बाई यू इक्वल टू 4 बाई 25 -1 बाई 25, ये हो गया बेटा 3 बाई 25, है ना। इसका मतलब क्या हो गया देखो बेटा, यू आई पी इज इक्वल टू 25 बाई 3 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा 25 बाई 3 सेंटीमीटर, और ये दूरी थी बेटा एल, तो ये 15 सेंटीमीटर। तो फिर ये हो बेटा वी ऑब्जेक्टिव, तो बोलो बेटा वी ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, तो कहोगे 15 माइनस 25 बाई 3 इज 20 बाई 3 सेंटीमीटर, बोलो बच्चा, ठीक है। तो बेटा वी ऑब्जेक्टिव, हाँ 25 नेगेटिव होगा, लगता है गलत हो गया कुछ, हाँ माइनस था बेटा, माइनस होगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बाई 25, 25 बाई 5, है ना बच्चे। तो 25 बाई 5, तो ये हो गया बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब चलो बात करो फॉर ऑब्जेक्टिव, तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या कह दोगे अब, इसके लिए ये निकालने बोला गया था ना, ठीक है। तो लिख दे बेटा 1 बाई बी ऑब्जेक्टिव -1 बाई यू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑब्जेक्टिव, है ना बेटा। तो 1 बाई वी ऑब्जेक्टिव 1 बाई 10 -1 बाई माइनस यू इक्वल टू 1 बाई 2, बोल बच्चा। अब इसको उधर भेज दे, तो कितना हो गया 1 बाई यू ओ इक्वल टू, या फिर यू ओ इक्वल टू कितना बेटा, यू इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चा, बोलो, है ना। ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यू आई पीस, यू आई पीस क्यों चाहिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है
ये पूछा है ना बच्चा। अच्छा समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया बच्चा। तब देखो यू ओ हमारा ये हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो। मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू आई पीस। इसका मतलब बेटा सारा वैल्यू पता है, पुट करवा जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, आई टू बता दूं। अब देख बेटा इसके बी पार्ट खुद से कर लेना। अब देखो आई टू में हम मैंने पहले ही माइनस पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो बच्चा। अब देखो आई टू, आई टू में देखा जाए बेटा, आई टू कहता है इफ एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x इज डिजायर्ड, 30x इज डिजायर्ड, मतलब बेटा m चाहिए मेरे को 30, यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.525 सेंटीमीटर, एफ हो गया 1.25 सेंटीमीटर, है ना बेटा। एंड आईपीस हमारा है बेटा, आईपीस हमारा है 5 सेंटीमीटर। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, ये नहीं कहता है बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, है ना बेटा। तो मैग्नीफाइंग पावर में क्या होता है, m इक्वल टू बी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई, बोल बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना बेटा। तो क्या हो गया देखो, ये हो गया बेटा 30 इक्वल टू बी ओ बाई यू ओ, ये 25/5, इक्वेशन नंबर 1। और एक लिखो 1/बी ओ माइनस 1/एफ ओ, है ना बेटा। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो इससे, यू ओ निकालना है बच्चा, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 का बताओ बेटा, एच में कोई डाउट, आई में कोई डाउट, I7, पार्ट 2 का I7 I9, देखो बच्चा पार्ट 2 में देखा जाए बेटा I7, I7 कहता है बेटा an astronomical telescope has an eyepiece of focal length 5 सेंटीमीटर, कहता है बेटा आई पीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एंगुलर मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट 10, एंगुलर मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट 10, ठीक है बेटा। व्हेन द फाइनल इमेज इज एट least distance of distinct vision from the eyepiece, then angular magnification is निकालना है बेटा, है ना। तो देखो बेटा ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा हमारा, क्या था फॉर्मूला इसका रे, इसका था बेटा एफ ओ बाई एफ ही था ना रे, एफ ओ बाई एफ ही था ना फॉर्मूला ये, है ना। तो पूछा है कि लिस्ट क्लियर विजन वाले में, क्लियर विजन वाले में क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला था इसका, एफ ओ बाई एफ ई प्लस डी बाई एफ, यही था ना रे। एक बार चेक कर लो बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला चेक करो क्लियर विजन वाला, सही है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था गड़बड़ है कुछ, शायद एफ ई अपॉन डी है क्या, नेगेटिव था एफ ई, नहीं माइनस नहीं था बेटा, टेलीस्कोप में नॉर्मल टेलीस्कोप की बात करो, सही है फॉर्मूला, ठीक है। तो पुट करो वैल्यू आ जाएगा बेटा आंसर, फॉर्मूला चेक कर लेना, ये फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, चेक करके बनाओ। अब देखो बेटा I9, I9 में देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई लेंस, focal length of the objective and the eye lens of the microscope
एफ ओ बेटा 1 सेंटीमीटर, एफ ई बेटा 5 सेंटीमीटर। इफ द मैग्नीफाइंग पावर 45, मैग्नीफाइंग पावर 45, तो कहता है लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, तो ट्यूब की लंबाई क्या होगी, इसको बेटा तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना बेटा, माइक्रोस्कोप है हाँ। बेटा इसको तुम नॉर्मल एडजस्टमेंट लेके बनाओ, ये सवाल में मीनिंग मिसिंग है, समझा बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट लेके बनाओ। ठीक है, कैसे करोगे, एम का फॉर्मूला ये वाला पुट करो, तो भी ओ अपॉन यू ए का रेशियो आएगा, फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दो जाएंगे इक्वेशन, u निकल जाएगा v निकल जाएगा, है ना बच्चा। और जब u और v निकल जाएगा तो दोनों लेंसेज के बीच की दूरी क्या लिखा था तुमने, vo प्लस एफ ई, है ना बच्चा। हाँ लिखा भी है रिलैक्स्ड आई, ध्यान नहीं दिया मैंने, रिलैक्स्ड आई लिखा भी है बच्चा, रिलैक्स्ड आई लिखा है मतलब क्लियर हो गया कि वो नॉर्मल का ही है। पार्ट 3 में 1 पार्ट 3, 3 का 1, देखो बेटा 3 का 1 में पहले इसको नोट कर लो तुम लोग, हो गया बच्चा। देखो बेटा फर्स्ट में कहता है स्मॉल पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन ए पोल ऑफ कॉनकेव मिरर एंड देन मूव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टू लास्ट डिस्टेंस, है ना बच्चा। ड्यूरिंग द मोशन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर and the image is measured. The procedure is then repeated with a convex mirror. है ना बच्चा, the graph is plotted between large distance versus object distance. Match the curve shown in the graph for mirror or lens, है ना बच्चा। तो देखो बेटा इस ग्राफ में सिर्फ डिस्टेंस है ना बच्चा, और हमारे ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी था, है ना बेटा। सवाल में कहता है एक ऑब्जेक्ट को पोल पे रखो और खींच के ले जाओ, इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो रियल ऑब्जेक्ट है बच्चा, है ना। रियल ऑब्जेक्ट में मिरर में ग्राफ कैसा था बताओ, तो कहोगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर था बेटा कैसा, देखो यूवी ग्राफ, था ना बेटा ऐसा, बोलो ठीक है। और ये था हमारा ऐसा कॉनकेव मिरर वाला ग्राफ यूं था बेटा, है ना। अच्छा अब कहता है कि हमें सिर्फ बात करनी है किसकी बेटा, हमें बात करनी है सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट बेटा यू नेगेटिव, तो ये हट जाएगा बेटा, है ना। अब इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करो, तो इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करोगे बेटा तो ये ग्राफ यहां पहुंच जाएगा, बोलो ऐसे हो जाएगा बेटा ये, है ना। तो ग्राफ और ये वाला के कन्वर्ट करो मैग्नीट्यूड में, इसको बेटा मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करो तो ऐसे हो जाएगा बेटा, बोल, है ना। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, है ना बच्चा, और ग्राफ तुम्हारा ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझा, तो कौन सा हो जाएगा बेटा बोल, ग्राफ नंबर 1, समझ गया, ठीक है। अब जैसा कन्वर्जिंग लेंस बेटा, जैसा कन्वर्जिंग लेंस वैसा ही कन्वर्जिंग मिरर, तो ए और बी दोनों का सेम हो गया बच्चा, ठीक है।
अब अगर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर, फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत बेटा? अपने कॉपी में ग्राफ को चेक करो, कॉपी में जो ग्राफ बताया था मैंने बेटा, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, है ना बेटा? वो कैसा था ग्राफ? वो ऐसा बताया था और ऐसा बताया था, है ना बेटा? हमें ग्राफ को करना है मैग्नीट्यूड में, मतलब माइनस वाले को प्लस में कर देना है। तो इधर वाले माइनस वाले को किया प्लस में, तो ऐसा हो गया, है ना बेटा? इधर वाला माइनस वाले को किया प्लस में, तो ऐसा हो गया। और इस वाले की बात मैंने नहीं की क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था बेटा, जबकि सवाल में सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट है ना बच्चा? इसमें मिरर इमेज बनानी है क्या? हाँ बेटा, मिरर इमेज बनानी है क्योंकि हमको पॉजिटिव में करना है, ठीक है? जैसे मैंने इसमें बताया बेटा, वैसे ही करेगा तुम कॉन्वेक्स मिरर वाले में, है ना? कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग लेंस एक जैसा। आगे चलो, पार्ट 3 में और कोई डाउट तो नहीं? ग्राफ को देखो बेटा, जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया है उसमें सब पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। देख के पता लग गया हम लोग को कि इसमें मैग्नीट्यूड लेना है हमको। पार्ट 3 का दूसरा प्रीसा को पूछना है, सेकंड वाला देखो तो बच्चा। कॉलम 1 गिव्स certain situations regarding a point object and image formed by an optical instrument. The possible optical instrument are diverging and converging mirrors or lens as given in the column 2. Same side of principal axis means image and object should either be above the principal axis or below the principal axis. ठीक है? सेम साइड समझ में आ गया? देखो पहला सवाल, if point object and image are on the same side of the principal axis and opposite side of the optical instrument, देखो बच्चा, कहता है बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बेटा, और ये मान लो इंस्ट्रूमेंट है ना बच्चा। अब कहता है पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपोजिट साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों सेम साइड, दोनों ऊपर, है ना बच्चा? लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अपोजिट साइड, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, बोलो बेटा, ठीक है? तो देख के बताओ ये रियल है कि वर्चुअल इमेज है? वर्चुअल है ना बेटा, इरेक्ट हो गया ना रे। इरेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ना बेटा, वर्चुअल है ना? ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ये वर्चुअल है इसका मतलब रे वहां तक नहीं पहुंची। अगर वर्चुअल है इसका मतलब रे वहां तक नहीं पहुंची, है ना बच्चा? हुआ क्या? तो कहेंगे रे ऐसे आकर के, है ना बेटा, और ऐसे निकल गया, बोलो बेटा, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? ये रिफ्लेक्शन है बेटा या रिफ्रैक्शन है? बोलो, रिफ्लेक्शन है ना बेटा, इसका मतलब ये मिरर है ना बच्चा? ये मिरर है, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिरर कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं बेटा मिरर, दोनों बनाते हैं मिरर ना बच्चा, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ठीक है? समझा? अब कहता है पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेम साइड ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बच्चा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक ही तरफ, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड, है ना बेटा? तो देख के बताओ ये हमारा रियल है कि वर्चुअल है? उल्टा है ना बेटा, तो रियल है। रियल है इसका मतलब रे यहां से पास करनी चाहिए, तो रे यहां से पास कराओ, ठीक है? तो क्या केस हुआ? ये रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बेटा, तो ये भी मिरर है ना?
अब चलो सेकंड वाला, थर्ड वाला, ऑब्जेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बच्चा, एंड सेम साइड ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेम साइड, है ना बच्चा, बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल, और रे यहां नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब रे जो आएगी वो लौटेगी नहीं, हमेशा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब वो लेंस है ना। अब तुम बाकी दिमाग लगाओ बच्चा। अब चलो थर्ड हो गया ना, एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, 2 का पार्ट 1, 2 का पार्ट 1 में 1 से 5, 2 का पार्ट 1 में 1 से 5, पीके को 1 पूछना है, प्रिसा को 4 पूछना है, आयुष को 2 पूछना है, 1 2 4, ठीक है। देखो देखो बेटा, 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर in front of a block of glass 10 centimeter thick having its farther side silver। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक मान लो स्लैब है ना बच्चा, स्लैब का इधर वाला साइड सिल्वर कर दिया, और ये रखा बेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहां से बेटा, है ना, स्लैब हमारा है बेटा ये 10 सेंटीमीटर, और यहां से है बेटा ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है the final image is formed at 23.2 centimeter behind the silvered face। कहता है फाइनल इमेज यहां बन रहा है बेटा, ये इमेज है बेटा फाइनल, ये इमेज है फाइनल कहा, 23.2 सेंटीमीटर पे। तो कहता है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखो तो बच्चा, तो रे सबसे पहले कहां जाएगी बेटा, बोल, सबसे पहले इसको गुजरेगी बेटा, ये हुई पहली घटना, है ना बेटा। फिर देखो, फिर ये इससे पास करेगी बेटा, रिफ्लेक्शन हुई दूसरी घटना, है ना बेटा। फिर ये यहां से वापस लौटेगी, है ना बेटा। फिर यहां से होगी तीसरी घटना, है ना। और ये तीनों इवेंट होने के बाद इमेज ये है ना। तो इसका म्यू कितना है, समझे बेटा। तो देख, सबसे पहले वाली बात कर, तो पहले वाली घटना में क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या, एस आई बाई एस ओ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। इसका मतलब एस आई इक्वल टू 20 म्यू, एस आई इक्वल टू 20 म्यू, है ना बच्चा। इसका मतलब पहला इमेज यहां बनेगा, बोलो बेटा, प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन का इमेज वर्चुअल बनता है ना बच्चा, ठीक है। तो प्लेयर यहां बन गया। अब चलो दूसरी घटना, तो क्या कहोगे बेटा, 20 म्यू यहां से, है ना बेटा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कहां हो गया, तो कहेंगे 20 म्यू प्लस 10 सेंटीमीटर लेफ्ट। बोलो बेटा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, ये है ना। तो 20 म्यू यहां से और प्लस 10 यहां से बच्चा, फ्रॉम लेफ्ट, बाई तरफ। तो फिर इसका इमेज कहां होगा, तो प्लेन मिरर का बेटा ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी बराबर होती है ना। तो क्या कहोगे बेटा, 20 म्यू प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। बोलो बेटा, दाई तरफ, ठीक है बेटा, है ना। यहां से पीछे बनेगा I2, तो I2 मान ले बेटा यहां बन गया, ये हो गया I2, ठीक है। अब देखो रे यहां से वापस आई, फिर यहां से पास किया, तीसरा इवेंट, है ना बेटा। तीसरा इवेंट के लिए फिर से प्लेन सरफेस, तो क्या कहोगे, एस आई बाई एस ओ इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो रे कहां गए बेटा, ग्लास से निकल के हवा में गई, इसका मतलब बेटा 1 बाई म्यू, और इसका इमेज फाइनल इमेज क्या हुआ I3, ये दिया हुआ है ना बच्चा।
तो देखो यहां से 23.2, तो यहां से कितना हुआ, तो कहेंगे 23.2 प्लस 10 डिवाइड बाय SO, नहीं दिख रहा ना, रुको, तो कहेंगे बेटा 23.2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा ये दूरी यहां से, तो यहां से कितना, तो यहां से हो गया 20 म्यू प्लस 10 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, 1 बाई म्यू। अब यहां सॉल्व करो और म्यू निकालो, ठीक है बच्चा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देखो बच्चा क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। देखो बच्चा ये हमारा प्लेन मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट जाए इससे, है ना बच्चा, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल हो जाएगा बेटा 45, यहां से ऐसे घूम जाएगा रे, क्योंकि एंगल ये भी हो जाएगा 45। अब कहता है बेटा, अरे कहां पहुंच गया, देखो बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे passes through a prism of refractive index 1.5, ये एंगल हमारा बेटा 4 डिग्री, ठीक है बेटा, और म्यू भी इसका 1.5, है ना, ठीक है बेटा। तो क्या कहोगे, यहां से रे मुड़ेगी ना बेटा, बोलो कितना होगा डिविएशन, डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, है ना बच्चा, तो कितना हो गया 1.5 -1 और ये 4, तो ये हो गया बेटा 2 डिग्री, ठीक है। अब कहता है इफ टोटल डिविएशन ऑफ रे इज टू बी 90 डिग्री, तो मिरर के कितना घुमाना पड़ेगा, है ना बच्चा। तो देखो अगर बेटा टोटल डिविएशन हमको चाहिए बेटा 90 डिग्री ना, इसका मतलब जो फाइनल रे ऐसे गई है ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको बेटा ऐसा चाहिए, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब इसको कितना घुमाना पड़ा, इसको घुमाना पड़ेगा 2 डिग्री, बोलो बेटा, बात समझा ना, 2 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो इसको 2 डिग्री घुमाने के लिए मिरर कितना घुमाना पड़ेगा, तो कहोगे सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 1 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4, पीके तुम खुद सोचो, इस सवाल का जवाब मैं ही दूंगा, खुद सोचो, जब तक रेज आंखों में रिसीव नहीं होगी तुम देख नहीं पाओगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 हो चुका है बच्चा क्लास में, चलो बेटा टाइम भी अब खत्म हो रहा है, वो सवाल करा चुका हूं पहले मैं, अब आगे मैं कल करूंगा डिस्कस, जो लोग पूरा नहीं किए थे वो पूरा करो, ठीक है बच्चा। चल अभी के लिए बाय।